हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कर प्रयास में। आज का जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है, आज का जो ये वीडियो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं थीसिस राइटिंग के बारे में कि किसी भी थीसिस को हम लोग कैसे लिखते हैं। सारा एक्सपेरिमेंट कर लेने के बाद जब लिखने की बारी आती है तो काफ़ी लोग घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि बाप रे बाप थीसिस कैसे लिखेंगे, इतने सारे पेजेज़ कैसे हम लोग इसको टाइप करेंगे या लिखेंगे। लेकिन कुछ बातों का अगर हम लोग ध्यान रख लें, जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ना? जिसको हम लोग अभी कुछ देर में जानेंगे। थीसिस का जो भी फॉर्मेट है, अगर उस फॉर्मेट को हम लोग जान जाएँ, तो फिर लिखना काफ़ी आसान हो जाता है और थीसिस लिखना हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, समय ना लगाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, थीसिस राइटिंग। थीसिस राइटिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ द रिसर्च। आपने सब कुछ कर लिया, आपने डेटा वगैरह कलेक्ट कर लिया, आपने हाइपोथेसिस डिज़ाइन किया, आपने अ, एक रोड मैप रेडी किया, उसके अकॉर्डिंगली आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। अब आप उसको रिटन फॉर्मेट में लिखने जा रहे हो, तो दिस इज़ द फाइनल स्टेज of your research. It provides the achievements of detailed knowledge over the problem. जो भी प्रॉब्लम आपने राइज किया था उसका ये डिटेल्ड नॉलेज है जो आप आपने अचीव किया है और उस चीज़ को आप यहाँ पर लिखने जा रहे हो. When a researcher takes a problem for study, he finds modification of his study. जब भी कोई प्रॉब्लम एक रिसर्चर एराइज करता है तो उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकता है कि वो करे या करते हैं लोग, ठीक है. ही अप्लाइज सम न्यू टेक्निक्स, कुछ नए नए टेक्निक्स को भी वो अप्लाई करते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसर्चर हु टेक देयर स्टडी इन डिफरेंट वेज. तीन तरह के रिसर्चर हैं जो अपने स्टडी को एक डिफरेंट तरीके से ले जाते हैं. क्या है? द पोस्ट ग्रेजुएट टेक देयर टेक देयर फॉर द पार्शियल फुलफिलमेंट. जो पीजी के स्टूडेंट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं, वो अपने डिग्री के पार्शियल फुलफिलमेंट के लिए रिसर्च प्रोसीड करते हैं. दूसरा, द डॉक्टरल डिग्री यानी पीएचडी, राइट, पीएचडी ऑल्सो टेक्स रिसर्चेज एंड प्रोफेशनल रिसर्च वर्कर्स. दूसरे जो हैं वो डॉक्टरल डिग्री है, पीएचडी डिग्री के लिए भी रिसर्च किया जाता है. और जो तीसरा है वो है प्रोफेशनल रिसर्च वर्कर्स. जैसे किसी इंस्टीट्यूट में अगर कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, तो साइंटिस्ट इज नॉट अ पोस्ट ग्रेजुएट, ही उन्होंने एमएससी कर लिया है बट ही इज नॉट अ पोस्ट ग्रेजुएट करेंटली, ठीक है, और ही इज नॉट डूइंग पीएचडी ऑन दैट टॉपिक बट ही और शी इज रिसर्चिंग इन अ पर्टिकुलर टॉपिक. उस पर वो रिसर्च कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, सो प्रोफेशनली वो उस पर काम कर रहे हैं. देन सोशियोलॉजिस्ट, जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, है ना, यानी ह्यूमन या किसी एनिमल पर कि साइकोलॉजी पर वो लोग स्टडी कर रहे हैं. एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो टेक देयर स्टडी फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिटेल्ड नॉलेज ओवर द प्रॉब्लम. तो जो भी प्रॉब्लम है उस पर डिटेल नॉलेज करने के लिए, डिटेल नॉलेज जानने के लिए वो लोग कुछ सारे रिसर्च कंडक्ट करते हैं और डिटेल्ड नॉलेज जो है वो अचीव करते हैं और उसी को वो फिर अपने थीसिस राइटिंग में लिखते हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है किसी एक थीसिस का? सो व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थीसिस? इट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. नंबर वन, इट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ रिसर्च. ये हमेशा याद रखना चाहिए कि थीसिस पहले से नहीं लिखा जाता, है ना. ठीक है, आप पहले से लिखना कुछ कुछ चीज़ शुरू करके रख सकते हैं, लेकिन आप पहले ही थीसिस उठा कर किसी को दिखला नहीं सकते, है ना. तो जब आपका रिसर्च पूरा हो जाएगा तभी थीसिस आपका पूरा होगा. सो दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ योर रिसर्च, ठीक है. दूसरी बात क्या है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि द इट प्रोवाइड्स ओवरऑल व्यू एंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. जो भी प्रॉब्लम आपने राइज किया था एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर, है ना, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन या ओवरऑल व्यू जो है वो आप इसमें प्रोवाइड करते हैं. ये आपका थीसिस होता है, ठीक है. अगर आपने उसमें अपने सॉल्यूशंस को नहीं दिया या ओवरऑल व्यू आप उसमें नहीं दे रहे हैं तो फिर थीसिस थीसिस किस काम का? वैसा थीसिस किस काम का, ठीक है. It provides all the elements of the project taken for study to other researcher. It provides all the elements of the project. प्रोजेक्ट का जो भी एलिमेंट है वो सब कुछ उसमें प्रोवाइड किया जाता है ताकि दूसरे रिसर्चर भी उसको पढ़ सकें, उसको जान सकें,
है ना? यानी ये एक रास्ता है जिसे किसी ने नहीं देखा है। आप चलते यहाँ तक पहुँचे, तो आप जो है थीसिस में लिख दिए कि हमने इस रास्ते में ये देखा, ऐसी-ऐसी चीज़ें थी। अब जब दोबारा कोई चलेगा तो इस आपके थीसिस को पढ़ लेगा और इस रास्ते पे चल के उसको अब आसानी हो जाएगी। अब वो जो दूसरा रिसर्चर है वो इतना रास्ता तय करेगा, ठीक है? फिर वो एक थीसिस लिखेगा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का कहानी कहेगा, ठीक है? फिर कोई तीसरा आएगा जो इस रास्ते को यहाँ तक चलेगा और इन दोनों ने क्या देखा, क्या व्यू किया, वो अपने थीसिस में वो मेंशन करेगा। साथ ही साथ उसने क्या देखा, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा या उसने जो भी वर्क किया यहाँ पर, तो इस रास्ते के बारे में वो अपने इस थीसिस में बतलाएगा। तो इस तरह से चीज़ें चलती जाती हैं। इट बियर्स द टोटल समरी ऑफ द वर्क, और जो भी वर्क आप कर रहे हैं उसका जो टोटल समरी है वो आप इसमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? इट satisfies all its researcher by providing partial और डिटेल्ड नॉलेज, ठीक है? या तो डिटेल नॉलेज आप इसको दीजिए उस प्रॉब्लम पर, या फिर कुछ पार्शियल नॉलेज दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा चीज़ लिख दें। कुछ चीज़ें आप हो सकता है कि आप सँभाल के रख सकते हैं। आपके आपका रिसर्च अगर कंटिन्यू है उस चीज़ पर, तो आप फिर नेक्स्ट जो आपका पेपर होगा या नेक्स्ट जो आपका थीसिस बनेगा उसमें आप वो चीज़ ऐड कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है? तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थीसिस थे। नाउ बेनिफिट ऑफ थीसिस राइटिंग क्या है? क्या ज़रूरत है इतना सारा थीसिस लिखने का? इसका क्या बेनिफिट है? तो पहला बेनिफिट ये है कि इन्वेस्टिगेटर क्लासिफाइज एंड सिस्टमैटाइजेज हिज वर्क। यानी जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो अपने वर्क को काफ़ी अच्छे से क्लासिफाई कर पाते हैं और सिस्टमैटिक वे में उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ द थीसिस राइटिंग। दूसरा बेनिफिट क्या है कि द अदर रिसर्चर ऑल्सो मे फॉलो द सेम प्रिंसिपल। जो अदर रिसर्चर हैं उनको भी सीखने का मौका मिलता है, वो भी उसी रास्ते चलते हैं। कहते हैं ना, सीनियर जिस रास्ते चलते हैं जूनियर भी उनको फॉलो करते हैं, ठीक है? तो सीनियर्स आर द पथ प्रदर्शक ऑफ देयर जूनियर्स, राइट? तो पहले जिन्होंने थीसिस लिखा उसको पढ़ करके दूसरे जो रिसर्चर हैं वो उसको फॉलो करते हैं और अच्छी चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। तीसरा जो इसका बेनिफिट है थीसिस राइटिंग का वो क्या है? द स्टूडेंट्स एंड द एजुकेटर हु कुड मेक यूज़ ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। कहा आपको ना कि ये अगर एक रास्ता है जो अननोन रास्ता है जिसको अभी तक किसी ने देखा नहीं है, तो पहला जिसने इसे देखा वो अपने थीसिस में मेंशन करते हैं। दूसरा जिसने देखा वो अपने थीसिस में मेंशन करते हैं अलोंग विथ पहले ने जो देखा है वो भी। अब जो तीसरा आएगा वो इस दोनों को मेंशन करके अपने भी उस वर्क को इसमें मेंशन करते हैं, ठीक है? तो आप सोचो कि एक पर्सन जिसको इस रास्ते नहीं चलना है, उसका रास्ता कुछ अलग है, वो कुछ इस रास्ते पे चलना चाहता है। लेकिन भी हो सकता है कि वो इसके इनके वर्क को पढ़े और जाने कि अच्छा-अच्छा तो वहाँ पर कुछ ऐसा रास्ता है जिसका ये फीचर्स है, ये सारी चीज़ें उसमें रास्ते में हैं, राइट? तो उनके कार्य को जानने समझने के लिए जो भी फाइंडिंग है, जो भी इन्वेस्टिगेशंस है, वो दूसरों के भी यूज़ में आए, एजुकेशन पर्पस में आए, स्टूडेंट उसको पढ़ें, जाने समझें। इसलिए भी थीसिस लिखना ज़रूरी हो जाता है, ये भी थीसिस का एक बेनिफिट है, राइट? तो इस तरह से थीसिस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट जो है वो है कंसिडरेशन इन थीसिस राइटिंग। किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? व्हाट शुड बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग राइटिंग द थीसिस? द रिसर्चर टेक्स सम मेजर कंसिडरेशंस व्हिच हेल्प हिम इन राइटिंग द रिपोर्ट इन अ वेरी डेवलप्ड वे। वो चीज़ें क्या-क्या हैं? तो पहला है, व्हाट शुड द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ हिज रिपोर्ट बी? सो जनरल स्ट्रक्चर उस उनके रिपोर्ट का, रिसर्चर जो है उनके रिपोर्ट का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए? दूसरा जो बात है, व्हाट फॉर्म शुड द डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिज आइडिया टेक। यानी जो भी आइडिया रिसर्चर ने लिया है, राइट? उसका जो डेवलपमेंट होगा, इवैल्यूएशन होगा या जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, आइडिया का ऑर्गेनाइजेशन, आइडिया का इवैल्यूएशन, आइडिया का डेवलपमेंट, वो क्या फॉर्म ले सकता है या क्या फॉर्म लेना चाहिए, ये भी कंसिडर किया जाता है थीसिस में। यानी जब आप थीसिस लिखते हैं तो जो भी प्रॉब्लम आपने राइज किया था उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली जो भी आइडिया आपके पास आए, उस आइडिया में क्या डेवलपमेंट हुआ है या क्या डेवलपमेंट हो सकता है इन फ्यूचर, आप उसको कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं,
ठीक है? और किस तरह से आपने सारे आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है, ये सारा कुछ होना चाहिए उस थीसिस में, ठीक है? तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि व्हाट लैंग्वेज मीडियम शुड ही यूज़ फॉर हिज रिपोर्ट? कौन-सा लैंग्वेज मीडियम रिसर्चर शुड यूज़ फॉर हिज रिपोर्ट राइटिंग और थीसिस राइटिंग? यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, संस्कृत, है ना? या अदर जो चाइनीज़ है, रशियन है, ये तो है ही है ना? तो आप मान लो इटली का कोई है और या फ्रांस का है और वो अपने थीसिस को फ्रेंच लैंग्वेज में लिख रहा है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट अगर वो होगा तो सबको तो फ्रेंच नहीं आता है, राइट? तो फिर उसका ट्रांसलेशन करना मुश्किल है, तो बेटर है कि आप अगर इंग्लिश जानते हो तो फ्रेंच की जगह पर आप इंग्लिश में ही लिखो, ताकि हर कोई उसको पढ़ सके, जान सके, समझ सके, ठीक है? तो ये तीसरी बात है कि आप लैंग्वेज कौन-सा सेलेक्ट करते हो। चौथी बात है, थीसिस लिखने में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कंसिडर करना चाहिए, वो चौथा पॉइंट क्या है कि व्हाट अदर मीडिया कैन ही यूज़ फॉर रीइन्फोर्सिंग हिज वर्बल रिपोर्ट्स? यानी जो भी वर्बल रिपोर्ट्स है, उसके लिए और क्या-क्या मीडिया आप यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, व्हाट स्टेप्स शुड ही टेक टू गेट इट टाइप्ड करेक्टली? अच्छे तरीके से जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो उसको टाइप होने में, यानी टाइपिंग मिस्टेक ना हो, है ना? फाइनली यही समझो कि टाइपिंग मिस्टेक ना हो, करेक्टली टाइप हो जाए, इसके लिए आप क्या-क्या स्टेप आपको लेना चाहिए। सो व्हाट स्टेप्स शुड ही टेक? हुँ, आप कहीं ऐसे जगह से टाइप करा रहे हो जिसमें टाइपिंग एरर बहुत अधिक है ना? कुछ ऐसा भी होता है ना कि जब टाइप होता है तो मान लो लिखना है, सपोज़ मान लो ये लिखना है साइंस, तो अपन लिखे SCIENCE, पर कहीं-कहीं पर टाइपिंग ऐसा हो जाता है ना कि ये चला जाता है SCIENCE, कुछ ऐसा लिखा जाता है। तो ये थोड़ा बहुत देखने में ठीक नहीं लगता, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे, आप ज़िगज़ैग वे में चलो, है ना? तो इसीलिए टाइपिंग स्टेप क्या है ना? किस तरह से आप टाइप कर रहे हो, वो चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सो दीज़ आर सम कंसिडरेशंस दैट अ रिसर्चर और the thesis writer should consider during writing his or her thesis, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज क्या है, फॉर्मेट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेट ऑफ द थेसिस राइटिंग, क्या फॉर्मेट होता है? क्योंकि हर चीज को लिखने का अपना एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, तो थेसिस लिखने का क्या फॉर्मेट होगा वो जानना बहुत जरूरी है। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, द रिसर्चर शुड फॉलो सम स्टेप्स थ्रू विच ही विल बी एबल टू मेक हिज रिपोर्ट अ क्रिटिकल एंड सिस्टमैटिक वन। तो क्या फॉर्मेट है? सबसे पहला है प्रिलिमिनरी सेक्शन। प्रिलिमिनरी सेक्शन है, इसका मतलब आप वहाँ पर आप बहुत सारे टेबल को ऐड करोगे, है ना? या जो भी प्रिलिमिनरी सेक्शन में चीज़ें हैं, एक्नॉलेजमेंट है, देन अदर चीज़ें हैं, वो चीज़ आप उसमें ऐड करोगे। टाइटल पेज है, ठीक है? यस, टाइटल पेज है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ये सब आप उसमें ऐड करोगे। फिर आएगा सेकंड, मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। अब मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट जो है, इस मेन बॉडी में आप सारा जो भी चीज़ है, जो आपने किया है, जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपने उस प्रॉब्लम को के लिए जो अभी आपने रोड मैप डिज़ाइन किया है, आपका मेथोडोलॉजी है, आपका जो भी आपका जो भी ऑब्जर्वेशन आया है, वो सारा कुछ आप क्या करोगे, मेन बॉडी में प्रेज़ेंट करने वाले हो, लिखने वाले हो। देन द थर्ड इज़ योर रेफ़रेंस सेक्शन। रेफ़रेंस सेक्शन में आप रेफ़रेंस करते हो कि जिस भी बुक को, जिस भी आर्टिकल को, रिसर्च पेपर को आपने रेफ़र किया है, उसको आप अपने थीसिस में साइट करते हो, और साइट करने के बाद आप रेफरेंस सेक्शन में जाके उसको रेफर करते हो कि इस जर्नल के इस आर्टिकल को आपने रेफर किया है, राइट? तो आते हैं इसके अब डिटेल पर। पहला है प्रिलिमिनरी सेक्शन। तो प्रिलिमिनरी सेक्शन में सबसे पहला आता है टाइटल पेज। टाइटल पेज कैरीज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना? जो भी नेम है प्रोजेक्ट का वो कैरी करता है। इट शुड बी क्लियरली टाइप्ड इन कैपिटल लेटर, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि टाइटल पेज में जो टाइटल लिखते हैं वो कैपिटल होगा कि स्मॉल होगा कि दोनों मिलजुल के होगा, ठीक है? सो दिस ऑलवेज बी रिटन इन कैपिटल लेटर। It should be beautifully printed or typed because it impresses the mind of the reader, ठीक है? It creates a curiosity among them to read the report. आपका टाइटल ही अच्छा नहीं होगा तो फिर आगे पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसलिए फर्स्ट impression is the last impression. You should and you must uh, beautifully printed should print your uh, this title page, right?
or the title of the project. It creates a curiosity among them to read the report. It bears the name of the topic, name of the author, the purpose of the study, the name of the institution and the date of presentation. ये सारी चीज़ें आपके वहाँ पर मेंशन होती हैं. नेक्स्ट आता है क्या, एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट क्या है, एट द टाइम ऑफ द स्टडी इफ द रिसर्चर हैज़ रिसीव्ड हेल्प, है ना, आपने क्या किसी से हेल्प लिया है, किसी ने आपको हेल्प किया है, कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई टीचर हो सकते हैं, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकता है, एंड असिस्टेंस ऑफ अदर ही रेंडर्स थैंक्स टू देम. तो ये बहुत ही अच्छी आदत है कि आप उनको थैंक प्रोवाइड करें, यानी आप उसको एक्नॉलेज करें. द एक्नॉलेजमेंट शुड बी सिंपल इन नेचर. जो भी एक्नॉलेजमेंट है बहुत हाई फाई नहीं होना चाहिए, 10-10 पेज का मत लिख दीजिए, है ना, एक आध पेज में, डेढ़ पेज में लिख करके कंप्लीट करिए, मैक्सिमम 1 पेज बहुत हो जाता है, ठीक है. तो एक्नॉलेजमेंट लिख करके आप सिंपल वे में उसको कंप्लीट करिए. थर्ड चीज़ जो है वो है टेबल ऑफ कंटेंट. ही शुड क्लियरली मेंशन द प्रोसीजर्स एंड स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हिज स्टडी इन कंटेंट, है ना. पेज नंबर में, फलाने पेज नंबर में ये है, फलाने पेज नंबर में ये है, इस तरह का जो हम लोग टेबल बनाते हैं, है ना, किसी भी बुक को आप जब पढ़ोगे तो टेबल आपको उसमें बना हुआ मिलेगा. तो उसी तरह से आप थेसिस लिख रहे हो, एक जस्ट इज अ टाइप ऑफ बुक ही है मान के चलो, तो आप उसमें टेबल ऑफ कंटेंट आपको बनाना ही चाहिए. इन कंटेंट ही ऑल्सो मेक्स हिज स्टडी स्पेसिफिक एंड मेंशन द पेजेस विच होल्ड द लेंथ ऑफ द चैप्टर्स ऑफ द स्टडी. जैसे आपने लिखा इंट्रोडक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर आपने पेज नंबर दे दिया, ठीक है, यहाँ पर आप लिख रहे हो हेडिंग या पार्टिकुलर्स, और यहाँ लिख दिया है आपने पेज नंबर, है ना. तो आपका इंट्रोडक्शन कितने से कितना है, तो पेज नंबर मान लो 1 से लेकर के पेज नंबर 10 तक आपका इंट्रोडक्शन है, कुछ इस तरह से. तो आप पेज नंबर मेंशन करते हो. दिस इज टेबल ऑफ कंटेंट. इसके बाद जो आता है वो आता है लिस्ट ऑफ टेबल्स, है ना. बहुत सारे टेबल्स भी आप वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो. अपने थेसिस में बहुत सारे टेबल बनाए हो, जैसे टेबल 1.1 चैप्टर के अकॉर्डिंगली. आपका फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर में मान लो आपके 2 टेबल हैं, तो 1.1 1.2. सेकंड चैप्टर में आपके 3 टेबल हैं, तो 2.1 2.2 2.3 लाइक दैट आप जो है उसको अरेंज कर सकते हो. या फिर अगर आप चैप्टर वाइज नहीं कर रहे हो तो सीधे आप टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 4 5 ऐसा भी कर सकते हो. तो जो भी टेबल है वो किस किस पेज में दिया हुआ है विथ पेज नंबर, और उस टेबल में क्या बताया गया है, वो उस टेबल का हेडिंग वो आप उसमें मेंशन करते हो. Statistical analysis is more clear when it is mentioned through tables. So list of tables आपको mention करना चाहिए. देन फोर्थ क्या होता है, लिस्ट ऑफ फिगर्स. अगर कुछ भी फिगर, डायग्राम, ग्राफ आप अगर ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी वहाँ पर मेंशन किया जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, एक ये कि एग्जांपल्स एंड पॉइंट्स में बी गिवन थ्रू फिगर्स बाय यूटिलाइजिंग रोमन नंबर. हमेशा याद रखना, ये कभी भी आप इसको जब फिगर को ये करते हो ना, नंबरिंग करते हो, तो आप 1 2 3 4 करके नहीं करते हो. दिस इज़ रॉन्ग. आप क्या करना चाहिए अपने को, रोमन नंबर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1, जैसे 2 3 4 लाइक दैट एटसेट्रा, ठीक है. तो इस तरह से रोमन नंबर हम लोग यूज़ करते हैं. तो यूज़ ऑफ दिस रोमन नंबर इज इम्पॉर्टेंट वाइल numbering the figure. In all pages of preliminary section, body of the report and reference section are numbered with Roman numerals. ठीक है. In all pages of preliminary section, जो भी preliminary section का जो भी pages है, body of report है या reference section है, इन सबको जब नंबर किया जाता है तो रोमन नंबर से ही हम लोग इसको नंबर करते हैं, ठीक है. या कहीं कहीं आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो भी प्रिलिमिनरी सेक्शन होते हैं उनको ही रोमन नंबर से आप लोग नंबरिंग करते हैं, नंबर लगाते हैं. लेकिन कई जगह आप ये देखोगे कि प्रिलिमिनरी सेक्शन के साथ साथ जो रेफरेंसेस होते हैं या बॉडी ऑफ रिपोर्ट होता है वहाँ भी हम लोग रोम नंबर से इसको ये नंबरिंग जो है वो करते हैं, ठीक है. तो प्रिलिमिनरी सेक्शन के बाद हमारा आ जाता है मेन बॉडी, ठीक है. अब ये मेन बॉडी क्या है कि दिस सेक्शन में भी डिवाइड इनटू 5 डिवीजन. अब इसके अंदर में 5 डिवीजन है. क्या क्या 5 डिवीजन है, तो जो पहला है वो है द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस ब्रांच इंट्रोड्यूस द टॉपिक. सबसे पहला इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है ना. कोई भी चीज़ इंट्रोडक्शन के बिना स्टार्ट नहीं होता. यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक फर्स्ट एंड देन यू स्टार्ट, ठीक है. सो इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक में फॉलो द
statement of the problem, significance of that problem और actual need of the problem for the study। भाई वो प्रॉब्लम आपने जो अराइज किया है वो क्यों अराइज किया है, उसका क्या जरूरी है, क्या नीड है ना। एक्चुअल नीड क्या है, पर्पसेस ऑफ द स्टडी, आपके स्टडी का क्या पर्पस है, एंड एजम्पशंस एंड लिमिटेशंस, आपने क्या कुछ एज्यूम किया है क्या, तो एजम्पशंस आपके क्या क्या हैं और क्या क्या लिमिटेशंस जो हैं वो आपके स्टडी में हो सकते हैं या हैं, ये सारा कुछ जो है आप उसमें मेंशन करते हो। ऑल दीज स्टेप्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक शुड बी केयरफुली डिफाइंड। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं इन इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक शुड बी क्लियरली डिफाइन करने चाहिए। तो जो पहला है वो है इंट्रोडक्शन का। मेन बॉडी में जो दूसरा टॉपिक आता है या दूसरा डिवीजन जो आता है वो होता है द सेकेंड सेक्शन ऑफ द स्टडी एनालाइजेज द इम्पॉर्टेंट लिटरेचर रिलेटेड टू द स्टडी। सो लिटरेचर रिव्यू है ना, सेकंड जो आता है वो लिटरेचर रिव्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है लिटरेचर रिव्यू। कि लिटरेचर रिव्यू ये बतलाता है कि अब तक आपने क्या क्या आपसे पहले जिन लोगों ने जो जो किया है इस रिलेटेड प्रॉब्लम पर या इस रिलेटेड टॉपिक पर, किसने क्या क्या कर रखा है, लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, वो आपका लिटरेचर रिव्यू होता है। ठीक है, सो प्रीवियस स्टडीज इफ एनी इन द एरिया आर टेकन फॉर रिव्यूइंग, आप उसको रिव्यू करते हो। ठीक है, ताकि पता चले कि कहाँ तक काम हुआ है और ये पता चले कि इस जगह के बाद अब आप काम शुरू कर रहे हो, तो ये आपको एक रिसर्च गैप का भी नॉलेज देता है। क्योंकि रिसर्च गैप अगर है तो उस गैप को भरने के लिए ही आप वो प्रॉब्लम अराइज किए हो या आप उस गैप को भरने के लिए ही कोई रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए अ, उसके पहले जिन लोगों ने जो कुछ भी किया है वो आपको प्रोवाइड करना होगा और वही हमारा लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है थर्ड चीज़ वो है थर्ड सेक्शन ऑफ द स्टडी एक्सप्लेन्स द डिज़ाइन ऑफ द स्टडी। यानी जो भी आप स्टडी कर रहे हो या आपने जो भी स्टडी किया है, क्या आपने उसका कोई रोड मैप डिज़ाइन किया है? ठीक है, आप कैसे-कैसे आगे बढ़ोगे उस अपने स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए या रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए या वर्क को आगे बढ़ाने के लिए, क्या आपने कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन तैयार किया है, रोड मैप तैयार किया है, वो आपका थर्ड सेक्शन होता है। ठीक है, द टूल्स एंड टेक्निक्स विच आर यूज्ड, है ना, कौन-कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स आप यूज़ करोगे या आपने किया है for making the study smooth and to make the study systematic and are described in detail। काफ़ी डिटेल में इसको डिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि आप थेसिस लिखने जा रहे हो। थेसिस मतलब अब शॉर्ट नहीं है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन या डिस्क्राइब वे में ही लिखे जाएंगे। द सोर्स फ्रॉम वेयर द डेटा हैव बीन कलेक्टेड, किन किन सोर्स से आपने डेटा कलेक्ट किया है, एंड द मेथड्स यूज फॉर कलेक्टिंग डेटा, और कौन कौन सा मेथड आपने यूज़ किया है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एंड डिवाइसेस यूज फॉर कलेक्टिंग डेटा शुड बी क्लियरली मेंशन। जो भी आपने जिस भी सोर्स से आपने डेटा कलेक्ट किया है, जिस भी मेथड को यूज़ किया है या जो भी डिवाइस आपने यूज़ किया है डेटा कलेक्शन करने का, वो आप यहाँ पर मेंशन करते हो। ठीक है, जैसे आप कोई अगर पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हो लैब में, तो लैब में रिसर्च कर रहे हो तो आप किस किस मशीन को आपने यूज़ किया है, क्योंकि उस मशीन के द्वारा ही आपको डेटा मिला है, राइट। तो उस मशीन के बारे में भी आप बताओगे कि अब मशीन का पूरा चिट्ठा नहीं निकाल दोगे, लेकिन आप मेंशन करोगे कि आपने इन इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करा है और इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का ये पर्पस रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है मेन बॉडी में वो हम लोग क्या मेंशन करते हैं, फोर्थ इज it deals with the presentation and analysis of data. Then next is the presentation of the data and the analysis of data. You have to present your data in the graphical form, in the tabulated form, in the pictorial form। और ये सारा कुछ जब आप प्रेजेंट कर देते हो तब आप एनालाइज करते हो, इन सारे चीज़ों को मिला करके आप एनालिसिस करते हो रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ रिसर्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। ठीक है, बिना इसके और रिसर्च अधूरा है। थ्रू टेक्सचुअल डिस्कशन, है ना, एंड टैबुलर एंड ग्राफिक डिवाइसेस द डेटा आर एनालाइज्ड एंड रिपोर्टेड। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि आप SPSS का नाम आपने सुना होगा। SPSS एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करके अ, या एक ओरिजिन करके भी सॉफ्टवेयर है ना, इसको यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा उसमें फीड करेंगे उससे रिलेटेड ग्राफ या टेबल वगैरह बन के रेडी हो जाता है ना। और जो भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस होते हैं जैसे मीन, मीडियन, मोड या फिर
आपके स्टैंडर्ड डेविएशन हो या टी स्क्वायर टेस्ट हो, काई स्क्वायर टेस्ट हो, ये सारा कुछ जो है उसमें हो जाता है और उससे रिलेटेड जो भी डेटाज़ होते हैं वो सॉफ्टवेयर जनरेट कर देता है, ठीक है? तो उन चीज़ों को भी यूज़ करके जो भी उसका फ़ोटो है वो अपन यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है? तो द डेटा आर एनालाइज्ड एंड रिपोर्टेड इन द 4th सेक्शन। और जो 5th सेक्शन है उसमें क्या है अपना, इट होल्ड्स द समरी एंड कंक्लूजन, ठीक है? फाइनली सारा कुछ आपने कर लिया, तो आप लास्ट में बताते हैं कि आखिर अ, लास्टली व्हाट इज़ द समरी, है ना, ऑफ होल द पिक्चर, पूरा जो पिक्चर आपने बताया उसका लास्टली समरी क्या है, कंक्लूजन क्या है? सो व्हाट यू कंक्लूडेड फ्रॉम योर वर्क, है ना, वो आप लास्ट में बतलाते हो। आफ्टर अ क्रिटिकल डिस्कशन ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट द समरी इज ड्रॉन। इट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का जो भी मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट है वो आप वहाँ पर प्रेजेंट करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। द समरी शुड बी आइडियल इन राइटिंग। इसलिए समरी जो है बहुत आइडियल होना चाहिए लिखने के समय, क्योंकि इट मेक्स द रीडर्स इंटरेस्टेड। लोग उतना सारा कुछ नहीं पढ़ते हैं, हो सकता है वो लास्ट एकदम पेज निकालें जहाँ पर आपने समरी और कंक्लूजन लिखा है, और समरी और कंक्लूजन को पढ़ने में ही रीडर्स ज़्यादा इंटरेस्ट दिखलाते हैं टू रीड होल प्रोजेक्ट। पूरे प्रोजेक्ट को ना पढ़ते हुए सिर्फ आपके समरी एंड कंक्लूजन जो है उसको ही वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो ये जो था वो मेन जो बॉडी है, ये मेन बॉडी 5 डिवीज़न में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला जो था वो था अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट, दूसरा जो पार्ट था वो था अपना एनालिसिस का पार्ट, तीसरा जो एनालिसिस एंड दिस लिटरेचर रिव्यू का पार्ट, तीसरा जो पार्ट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो रिसर्च डिज़ाइन है उसके बारे में बतलाते हैं। जो चौथा पार्ट होता है उसमें हम लोग, यानी आप इसको चैप्टर से भी इंडिकेट कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर इज एनालिसिस एंड लिटरेचर रिव्यू या लिटरेचर रिव्यू एंड एनालिसिस, देन द थर्ड चैप्टर इज रिसर्च डिज़ाइन, देन द फोर्थ चैप्टर इज प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, है ना? यहाँ पर एनालिसिस डेटा का है, यहाँ पर जो एनालिसिस है लिटरेचर रिव्यू का है, इसलिए बेटर टू से यहाँ जो चैप्टर 2 है वो लिटरेचर रिव्यू ही बोल सकते हैं। और जो 5th चैप्टर है वो अपना समरी एंड कंक्लूजन, ठीक है? ये हम लोग 5 चैप्टर या 5 डिवीज़न जो होता है वो मेन बॉडी का होता है। एंड द लास्ट थिंग इज़ रेफरेंस सेक्शन, ठीक है? तो रेफरेंस सेक्शन में क्या चीज़ें आती हैं? रेफरेंस सेक्शन ऑफ द स्टडी ऑक्यूपाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in the research study. Reference followed at the time of study should be arranged in bibliography alphabetically. इसलिए जो भी रेफरेंस है वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना चाहिए, अरेंज किया जाता है। पहले का समय जब सॉफ्टवेयर नहीं था, है ना? सॉफ्टवेयर नहीं था, जैसे मेंडेले सॉफ्टवेयर है ना? आपने मेंडेले का नाम सुना होगा। मेंडेले ले शायद यही स्पेलिंग है आई थिंक, या DELEAY है, मेंडेले। तो इस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है हम लोग बिब्लियोग्राफी जो है वो बनाते हैं, जो रेफरेंस है वो सब बनाते हैं, साइटेशन वगैरह करते हैं, है ना? तो इसमें अल्फ़ाबेटिकली अपने आप ले लेता है, लेकिन जब ये सॉफ्टवेयर नहीं था तब रेफरेंस ऐड करना एक बहुत बड़ा पहाड़ की तरह होता था। अल्फ़ाबेटिकली सबको अरेंज करना पड़ता था, ठीक है? और बीच में फिर से अगर कोई नया ऐड करना हो तो सारा का सारा फिर से लिखना पड़ता था, ठीक है? लेकिन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में ऐसा कुछ नहीं है। मान लो आपने जो भी रेफ़रेंस डाला लास्ट में आपका एक छूट गया था, और ए टू ज़ेड आपने सब कुछ ऐड कर दिया है, और बी से जो स्टार्ट हो रहा था या मान लो सी से जो स्टार्ट हो रहा था वो आपका छूट गया था। जब आप सॉफ्टवेयर में ऐड कर दोगे तो वो फिर से रिफ्रेश हो जाता है, आपको फिर से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप फिर से हो जाता है, ठीक है? तो द टाइटल ऑफ द ऑथर इज़ लिस्टेड फर्स्ट। तो अब ये तरीका बताया जा रहा है कि बिब्लियोग्राफी जब हम लोग देते हैं तो वो किस तरह से देते हैं। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखलाता हूँ जो आप हम लोग यहाँ पर देख रहे थे ना। तो ये रेफरेंस वाला पेज है, यहाँ पर हम लोग आते हैं, ये जो रेफरेंसेस ऐड किया गया है ना? तो यहाँ पर आप देखो, एल नाहर, एस नाथ एंड एस डी सारकेर, है ना? ये सब ऑथर हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा गया, ठीक है? ज़्यादा होने पर एट एल भी लग जाता है, जैसे आप 6 नंबर को देखो, वाई तहेरी एट एल, है ना? मतलब और भी इनके साथ कई लोग हैं तो इसलिए एट एल लग गया। यहाँ पर 3 ही थे तो तीनों का नाम आ गया, 3 से ज़्यादा हैं तो एट एल लग गया, ठीक है? तो ये जो पहला है इसमें क्या है, जो ऑथर हैं उनका नाम पहले दिया जाता है, दिन है, इसके बाद है क्या, मलांचा,
अल्टरनेंथेरा फिलोक्सेरोइड्स, ये जो भी लिखा हुआ है, अ पोटेंशियल थेराप्यूटिक ऑप्शन अगेंस्ट वायरल डिजीज। तो ये जो है ये क्या है, दिस इज द टॉपिक, ठीक है, दिस इज द टॉपिक हेडिंग, अ पोटेंशियल थेराप्यूटिक ऑप्शन अगेंस्ट वायरल डिजीज। बायोमोलिक्यूल्स, ये इसका नाम होगा आपका, अ, जो रिसर्च पेपर जिसमें पब्लिश हुआ है ना, उस उसका नाम होगा बायोमोलिक्यूल्स नाम का वो, अ, ये है क्या बोलते हैं, तो बायोमोलिक्यूल्स नाम का जर्नल होगा, ठीक है, और उसके वॉल्यूम 12 है, नंबर 4, पेज 582, है ना, अप्रैल मंथ 2022, 2022 के अप्रैल मंथ में 582वां पेज में, फोर्थ नंबर, वॉल्यूम 12, जो बायोमोलिक्यूल जर्नल का है, ठीक है, उसमें ये जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें ये ऑथर हैं, और फिर देखो DOI भी दे दिया गया है, ठीक है, इस DOI से आप डायरेक्ट पेपर तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो ये जो है वो फॉर्मेट होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, द टाइटल ऑफ द ऑथर इज लिस्टेड फर्स्ट, सबसे पहले जो ऑथर हैं उनका नाम लिखा जाता है, द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑन रेफरेंसेस शुड बी गिवन फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड द एक्चुअल यूजफुलनेस, ठीक है, शॉर्ट स्टेटमेंट जो ही दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अपेंडिक्स इज प्रेसीडेड बाय अ शीट कंटेनिंग द वर्ड अपेंडिक्स capitalized and centered on the page. Tables, data, questionnaires, tests and other data gathering devices may be placed in the appendix. ठीक है, तो बहुत अपेंडिक्स बनाया जाता है, उसमें पहला टेबल का एक अपेंडिक्स बन गया, क्वेश्चनियर का बन गया, टेस्ट का बन गया, या अदर डेटा जो है उसका अपेंडिक्स बन गया, ठीक है। ये सारा रेफरेंस सेक्शन का है, मतलब लास्ट में जब मेन बॉडी अपना खत्म हो गया, आपने सारा कुछ समरी कंक्लूजन कर दिया, तब ये आखिरी की कहानी चल रही है थेसिस राइटिंग की, राइट। एंड लास्ट में क्या है, फुट नोट्स आर वेरी एसेंशियल इन रिपोर्ट राइटिंग, द रिसर्चर शुड गिव द रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन एंड रेफरेंसेस थ्रू फुट नोट्स विच विल हेल्प अदर रिसर्चर्स टू फॉलो, दीज आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पेज, पेज के बॉटम में फुट नोट्स अगर कुछ है तो वो दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये था अपना रेफरेंस, ये था अपना क्या, दिस फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट होता है इसको लिखने का। नेक्स्ट आते हैं मीडियम ऑफ द रिपोर्ट, क्या मीडियम है, तो रिसर्च रिपोर्ट्स मेक्स अस ऑफ टू काइंड्स ऑफ मीडिया, दो तरह का मीडिया हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक अपना वर्बल और दूसरा अपना लैंग्वेज, ठीक है। तो वर्बल मीन्स लैंग्वेज, क्या है ये, इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग इज नॉट एन इजी टास्क, सही बात है, रिपोर्ट एज सच लिखना बहुत आसान नहीं होता, है ना, एक्सपेरिमेंट कर लेना आसान है, बट थेसिस में लिखना उसको थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है, ठीक है, दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ योर रिसर्च वर्क, राइट। सो इवन इफ skillful and experienced investigator have to draft their report very carefully, मतलब आप पिछले 20 साल से 25 साल से अगर इस फील्ड में हो, तो भी आपने मान लो कि एज सच 200 से ऊपर 500 से ऊपर आपने अगर ये चीज़ें लिख दी हैं, तो भी नेक्स्ट जो आप लिखोगे, आप ये नहीं कह सकते हो कि हम इस पे मास्टर हैं तो हम केयरफुली इसको नहीं लिखेंगे, या नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। आपको उस समय भी उतना ही केयरफुल होना होगा जितना केयरफुल आप अपने फर्स्ट थीसिस राइटिंग में थे, राइट। सो दे रिवाइज इट मेनी टाइम्स बिफोर द फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट इज रेडी, एक बार जब फाइनल मैन्युस्क्रिप्ट रेडी होता है उसके पहले, है ना, जब आप उसको पब्लिश करने के लिए देते हो, या जो भी है ना, अगर थीसिस लिख रहे हो तो वो भी कहीं कहीं आप उसको पब्लिश कर सकते हो, ठीक है, या जब आप सबमिट करते हो, सबमिट करने से पहले आप उसको कई बार रिवाइज कर लो, यानी एरर जो भी है वो आप निकाल लो अपने तरफ से। वाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, अ केयरफुल अटेंशन शुड बी गिवन ऑन ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, कोई भी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन मिस्टेक तो नहीं हुआ है किसी सेंटेंस का, वो सारा कुछ अब आप देख लो। द यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, जो भी वर्ड है, जो भी एक्सप्रेशन है,
वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। एंड एरर्स ऑफ स्पेलिंग, स्पेलिंग का कोई एरर नहीं होना चाहिए। एब्रिविएशन जो भी आपने यूज़ किया है उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज़ है वहाँ क्या आपने कैपिटल लेटर का यूज़ किया है वो देखना ज़रूरी है। कोटेशन मार्क आपने किया है या नहीं किया है, शुड बी प्रॉपरली वॉच्ड। कोई ऐसा चीज़ जहाँ पर आपको लैटिन वर्ड में लिखना चाहिए था या आपको मान लो इटैलिक वे में लिखना था, आपको कहीं अंडरलाइन करना था जो ज़रूरी है, वो आपने किया है या नहीं किया है, ये सारा कुछ आपका चेक होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ वर्ब, वर्बल मीन्स लैंग्वेज। जो सेकंड है वो क्या है? इलस्ट्रेशन। जैसे मैप्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, है ना? ग्राफ्स, टेबल शुड बी प्लेस्ड प्रॉपर्ली। ऐसा नहीं कि टेबल के पहले आप आपने चार्ट रख दिया या टेबल के पहले आपने ग्राफ रख दिया। भाई ग्राफ बिना टेबल के कैसे बनेगा? तो पहले आप टेबल प्लेस करो एंड देन आप उस टेबल से रिलेटेड चार्ट्स या डायग्राम्स आप प्लेस करो। देयर मस्ट बी एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्पस ऑफ गिविंग इलस्ट्रेशंस। अब ये जो भी इलस्ट्रेशन आप दे रहे हो, ये नहीं कि आप बस मन कर गया भाई ये बढ़िया डायग्राम दिख रहा था हम डाल दिए, नहीं। उसका वहाँ पर यूज़ है या नहीं है? अगर यूज़ नहीं है तो फिर कोई काम का नहीं है। तो उन्हीं चीज़ों को रखना है, उन्हीं टेबल्स को रखना है, उन्हीं ग्राफ्स को रखना है जो रिलेवेंट हों, जिसका एक्सप्लेनेशन आप कर सको कि आपने यहाँ पर क्यों दिया है। ठीक है? ये सब कुछ हो जाने के बाद अब आता है रिपोर्ट का टाइप करना। सो टाइपिंग ऑफ रिपोर्ट एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइपिंग ऑफ द रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात है भाई। अगर टाइपिंग ही गलत कर दिया तो इतना जो आप 6 महीने से 1 साल से 2 साल से जो मेहनत कर रहे थे अपने रिसर्च पे, वो आपका सबका सब फीका पड़ जाएगा। तो टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टर राइटिंग द मैन्युस्क्रिप्ट बाय द रिसर्चर इट शुड बी टाइप्ड वेल। आपका टाइपिंग जो है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, है ना? टाइप जो है वो बहुत ही क्लियर आपको व्यू होना चाहिए। जो भी लेटर्स हैं वो अच्छे से दिखने चाहिए। जो भी आप डायग्राम लगा रहे हो, फ़ोटो लगा रहे हो, इमेज लगा रहे हो, टेबल लगा रहे हो, है ना? उनका जो पिक्सल है ना? इमेज का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो ब्लर ना हो जाए, है ना? When the whole work will be typed at that time, the researcher should take the following steps into account. तो कौन-कौन से चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए किसी भी रिसर्चर को ड्यूरिंग द टाइपिंग ऑफ रिपोर्ट? सबसे पहला है टाइपिंग शीट्स मस्ट बी क्लीन, डिस्टिंक्ट एंड लेजिबल। जो भी शीट है वो साफ-सुथरा होना चाहिए वगैरह, वगैरह। स्ट्राइक ओवर शुड नॉट बी मेड, है ना? कि लिखा उसके बाद लिख कर के काट दिया, ये नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग तो आजकल कंप्यूटर में टाइप करते हैं, पहले के टाइम में हाथों से ही लिखा जाता था, ठीक है? तो हाथों से लिख रहे हैं, कुछ गलत हो गया, आपने उसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया, काट दिया, तो वो अच्छा नहीं लगता है ना? फिर से वो चीज़ें आपको लिखनी होंगी, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखा जाता था। टाइपिंग मस्ट बी वन साइडेड, एक साइड ही आप टाइप करते हो, ये नहीं कि पेज के दोनों तरफ आप टाइप करके चल रहे हो। ये हम लोग बात कर रहे हैं थीसिस का, ठीक है? हम लोग बात कर रहे हैं थीसिस का। लेकिन जो बुक वगैरह लिखा जाता है वो दोनों साइड ही प्रिंट होता है ना? तो इसलिए दोनों में अंतर है। टाइपिंग मस्ट बी वन साइडेड, हेडिंग्स शुड बी टाइप्ड इन द सेंटर। जो भी हेडिंग है उसको आप सेंटर में टाइप करिए, है ना? लेफ्ट ओरिएंटेड या राइट ओरिएंटेशन नहीं होना चाहिए, सेंटर्ड होना चाहिए। पैराग्राफ्स, कोटेशंस एंड फुटनोट्स शुड बी मेंशन्ड इन एप्रोप्रिएट प्लेस। यानी जहाँ पर जिसका जगह है, फुटनोट को आपने ऊपर लिख दिया और पैराग्राफ को आप नीचे लिख रहे हो, ये नहीं चलेगा। फुटनोट को नीचे लिखना है, पैराग्राफ को आपको ऊपर लिखना है। तो जो जहाँ पर जगह है उसको वहीं पर प्लेस करना चाहिए। डिट्टो मार्क्स शुड नॉट बी यूज्ड, है ना? मतलब कि कहीं से अगर आपने कुछ लिया है और हूबहू वही छाप दिया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड एफिशिएंट टाइपिस्ट शुड बी एंगेज्ड। अभी-अभी सीखे टाइपिंग करना और आप उसको एंगेज कर रहे हो तो थोड़ा-सा तो प्रॉब्लम है। लेकिन जो पहले से टाइपिंग कर रहे हैं, है ना? उनको प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको एंगेज कर सकते हो। आफ्टर टाइपिंग द रिसर्चर शुड रीड इट केयरफुली। एक बार जब आपकी चीज़ें टाइप हो जाएँ तो आप एज़ अ रिसर्चर आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जिसने टाइप किया है ही और शी इज़ नॉट रिसर्चर एंड यू आर रिसर्चर, सो यू विल नो बेटर वे कि जो भी टाइप हुआ है वो सही है या गलत है ना? So all copies of the report must be legible. When the typed report is ready, hmm, the researcher should check it carefully and make some correction if error are found. होता क्या है कि आजकल तो हम लोग खुद ही टाइप कर लेते हैं, है ना? यानी जो भी रिसर्चर है, लेकिन मान लो कि आप बहुत सारे एज़ सच रिसर्च में एंगेज्ड हो, बहुत सारे वर्क में एंगेज्ड हो, आपके पास समय नहीं है टाइप करने का।
तो आपने जो भी चीज़ें थी वो एक कॉपी में मेंशन करके और किसी को दे दिया, लो भाई टाइप कर दो। तो पहले के ज़माने में तो टाइपराइटर से टाइप होता था, अब तो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में जो भी है उसके द्वारा टाइप हो जाता है। तो जब भी वो टाइप होगा, टाइप होने के बाद वो एक प्रिंट करके आपको एक कॉपी प्रोवाइड करेगा, तब आप वहाँ पर देख सकते हो कि, या फिर प्रिंट करके, या फिर जब टाइप हो गया तो वो मेल भी कर सकता है, आप मेल को चेक कर सकते हो कि हाँ, यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, आप उसको हाइलाइट कर दिए, अंडरलाइन कर दिए, है ना? और फिर आप उसको भेज दिए। जो भी मिस्टेक है उसको वो सुधार लेगा, सुधार के फिर प्रिंट में जाएगा वो, ठीक है? तो व्हेन द टाइप रिपोर्ट इज रेडी, रिसर्चर शुड चेक इट केयरफुली एंड मेक सम करेक्शन इफ एरर आर फाउंड। अगर कोई भी एरर मिलता है तो उसको करेक्ट किया जाना चाहिए। तो टाइपिंग रिपोर्ट में सबसे पहला चीज़ यही था, है ना? जो दूसरा बात है वो क्या है, द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द रिपोर्ट शुड बी टाइप्ड। अब कौन-कौन सा फीचर है रिपोर्ट का जिसको टाइप करना चाहिए? सबसे पहला टाइटल पेज, आप चेक कर लीजिए कि टाइटल पेज आपका है या नहीं है। आप चेक कर लीजिए कि आपका एक्नॉलेजमेंट लगा है या नहीं लगा है। टेबल ऑफ कंटेंट्स है या नहीं है, लिस्ट ऑफ टेबल है या नहीं है, लिस्ट ऑफ फिगर है या नहीं है। डिफरेंट चैप्टर्स, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 रिव्यू लिटरेचर, ये सारे आपके हैं या नहीं है। कोटेशंस देख लीजिए सब सही है या नहीं है। फुटनोट्स अगर कोई है तो आपने मेंशन किया है या नहीं। जो टेबल है वो आपका सही होना चाहिए, फिगर आपने डाला है या नहीं डाला है। आपके बिब्लियोग्राफी ऐड किया है या नहीं किया है, कोई अपेंडिक्स अगर है तो आपने ऐड किया है या नहीं किया है। एंड लास्टली द इंडेक्स आपने लिखा है या नहीं लिखा है। तो इन सारी चीज़ों को आपको चेक करना चाहिए लास्ट में, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज आफ्टर द नीट एंड केयरफुल टाइपिंग ऑफ द रिपोर्ट, जब आपने देख लिया कि बिल्कुल साफ सुथरा अच्छे से एरर फ्री सारा रिपोर्ट टाइप हो चुका है, द लूज शीट्स विल बी सिस्टमैटिकली अरेंज्ड। पहले आप उसका प्रिंट निकालिए, है ना? पहले के ज़माने में क्या था कि टाइपराइटर से टाइप हो रहा था तो ऑलरेडी पेज तो आपका हाथ में आ ही चुका है। लेकिन अब कंप्यूटर में होता है तो पहले हम लोग वर्ड में या किसी दूसरे भी जहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं उसमें हम लोग अ, ये टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद उसका उसको हम लोग पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, है ना? पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद उसका हम लोग प्रिंट निकालते हैं। प्रिंट निकालने के बाद, है ना, सिस्टमैटिकली अरेंज करना चाहिए थ्रू पेज मार्क्स, यानी पेज नंबर जो आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंगली उसको अरेंज कर लीजिए। ऐसा ना कि 12वां पेज 10वां पेज के पहले आ जाए, है ना? 12वां जो है 10 के बाद आना चाहिए, राइट? एंड विल बी गिवन फॉर बाइंडिंग, और फिर एक ऐसे जगह से आप बाइंड कराइए जो अच्छा बाइंडिंग करता हो। अगर लूज़ बाइंडिंग हो रहा है तो क्या फ़ायदा? पहली बार जब आपने थीसिस जमा किया और आपके जो इन्विजिलेटर हैं, आपके जो गाइड हैं, वो एक बार पलट करके देखे और पेज फट गया, तो ऐसा बाइंडिंग किस काम का, ठीक है? तो इसलिए प्रॉपर जगह जहाँ अच्छा बाइंडिंग होता है, वहाँ पर आपको बाइंडिंग कराना चाहिए, व्हिच विल बी यूज्ड एज़ बुक्स फॉर फर्दर रेफरेंसेस। अब आपका थीसिस जो रहा, ये तो है ही है, अब ये एक कंप्लीट बुक रेडी हो चुका है, जो अ, उस जगह पर रहेगा फॉर रेफरेंसेस, सालों साल तक वो रेफ़र किया जा सकता है। और इस तरह से आपका जो भी रिसर्च है, वो थीसिस में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, या आपने इसको एक डायज़र्टेशन के फॉर्मेट में या थीसिस के फॉर्मेट में आपने इसे लिख के तैयार कर लिया, ठीक है? तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये रिसर्च एप्टीट्यूड का ये सारा कुछ समझ में आया होगा। आप सब सोच रहे होंगे कि ये नोट्स आखिर कौन-सा है, कहाँ का है? तो मैं आपको बता दूँ कि ये ट्रूमेन्स का नोट है ना? ये ट्रूमेन्स का नोट है, और इस ट्रूमेन्स के नोट्स को ही मैंने रेफ़र किया और हूबहू आपके सामने पेश किया। इसको रीड करके और इसके एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचाने का मैंने एक छोटा-सा प्रयास किया। उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो सीरीज़ अच्छा लगा होगा, आपको सीखने को कुछ मिला होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न होगा आप कमेंट करके पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूँगा। तो थ्योरी रिलेटेड जो भी था रिसर्च एप्टीट्यूड का, वो यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड यानी रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट में आता है ना?
तो जो आए हुए क्वेश्चन हैं या जो आ सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग उसके वो एमसीक्यूज जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत